जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2 आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 1 कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे हम अपने। कल के लेक्चर में ओरिएंटेशन थी, प्लानिंग मेथड वगैरह हमने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हमने पहले ये सीखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द बुक, हमारी बुक जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, आई कैप की बुक हो या इंस्ट्रक्टर बुक हो, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो किस तरीके से आपकी बुक को डिज़ाइन किया गया है। आपने उसमें डिफरेंट अगर टॉपिक्स को ढूंढना है कैसे सर्च करेंगे। और फिर उसके बाद पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम स्टडी करेंगे चैप्टर 1 का। कंप्लीट नहीं होगा, इसमें सिर्फ कुछ फीचर्स हम स्टडी करेंगे। फीचर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी लॉ स्टडी कर रहे हैं ना, तो लॉज किसी कंपनी के ऊपर कौन से अप्लाई होंगे उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कंपनी कहते किसको है। तो आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हमने स्टडी करना है बुक का स्ट्रक्चर ब्रीफली। इससे पहले अगर आपने कैफ 4 स्टडी किया हुआ है मुझसे तो आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई नया स्टूडेंट है पहली दफ़ा पढ़ रहा है तो उसके लिए बुक स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारी बुक्स कैसे डिज़ाइंड होती हैं, आई कैप की बुक भी आपके साथ शेयर करूँगा और जो इंस्ट्रक्टर बुक है इसको भी। इंस्ट्रक्टर बुक में जो बुक होगी वो डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड होगी। 12 चैप्टर्स है हमारे। हर चैप्टर का जो पहला पेज होगा वो आपको इस तरह का नज़र आएगा। इस पेज में क्या होगा, आपको सबसे पहले पता चलेगा कितने कंसेप्ट्स हैं। इस पेज में टोटल कितने कंसेप्ट्स हैं, 5 कंसेप्ट्स हैं। उसके आगे पता चलेगा आपको कि कंसेप्ट कौन कौन सा है, हर कंसेप्ट के आगे लिखा होगा। फिर ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस क्या है, आई कैप की बुक का रेफरेंस। ये रेफरेंस आपको इस काबिल बनाएगा कि अगर आप इंस्ट्रक्टर की बुक से आई कैप की बुक पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो आसानी से हो सकते हैं, और अगर आई कैप की बुक से इंस्ट्रक्टर की बुक पे शिफ्ट होना चाहते हैं वो भी आसानी से हो सकते हैं। आपके लिए सजेशन मैंने क्या बताई थी कि आपने याद इसी बुक से करना है। उसके बाद हर रोज रेलिवेंट कंसेप्ट आई कैप की बुक से जाके एक दफ़ा रीड कर लेना है, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई चीज़ रह नहीं गई। ठीक है, याद आप इंस्ट्रक्टर बुक से करेंगे, आई कैप की बुक को एक दफ़ा रीड कर लेना है इंश्योर करने के लिए कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा रह गया है जो आई कैप की बुक में है और वो मुश्किल है, आपको समझ नहीं आया, वो आपने मुझसे पूछ लेना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि आप इस चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं। फिर एंड पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये एमसीक्यूज़ हैं क्योंकि हमारे कैफ 7 के पेपर में एमसीक्यूज़ भी टेस्ट होते हैं, तो कुछ एमसीक्यूज़ आपको एंड में मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद पेंडेक्स 2 है। पेंडेक्स 2 में आपको उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिलेंगे जो कि हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे हैं। हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे हमने उससे रिलेटेड, उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं। वो क्वेश्चन आई कैप की बुक में भी हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हमने इस बुक में भी इंक्लूड कर दिया है ताकि क्विकली आपका जो कंसेप्ट आपने स्टडी किया डेली बेसिस के ऊपर, आपकी वैल्यूएशन भी साथ साथ होती रहे। ऐसा ना हो कि पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट हो फिर उसके बाद पास पेपर की प्रैक्टिस की तरफ जाए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि रोज का रोज हम जो कंसेप्ट सीखेंगे उसकी प्रैक्टिस भी रोज की रोज करेंगे ताकि डेली बेसिस पे हमारी वैल्यूएशन होती रहे कि आज हमने जो कुछ सीखा है क्लास में क्या हम उस नॉलेज की बेस पे एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हर लेक्चर, हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उनका सोल्यूशन आपको चैप्टर के एंड पे मिलेगा। तो ये पेंडेक्स 2 है वो पार्ट जहां पे आपको उन प्रैक्टिस क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलेंगे जो इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे हैं। फिर इसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये आपको ग्राफ मिलेगा। ये बेसिकली पिछले कुछ अटेम्प्ट्स का ट्रेंड शो कर रहा है कि किस किस अटेम्प्ट में कौन कौन सा कितने मार्क्स का पेपर उसने इस चैप्टर में से टेस्ट किया है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है ओवरऑल सिग्निफिकेंस का कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ चैप्टर दिया गया है और एग्जामिनेबिलिटी ऑफ द चैप्टर दिया गया। ओवरव्यू ऑफ चैप्टर का मतलब ये होता है आपको थीम पता चल जाए कि चैप्टर क्या डिस्कस कर रहा है, थीम पता चल जाता है, डेवलप हो जाता है, ताकि इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट आने वाले हैं उसके बारे में आपको जैसे होता है ना कि हल्का सा ट्रेलर जहन में बन जाना कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी कमोबेश वही चीज़ बता रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल वे में आपको बता रहा होता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो ज़ाहिर है बुक में जिस तरीके से हेडिंग्स लिखी हुई हैं उस तरीके से ही होती है। ये ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर ज़्यादा कंसेप्चुअल वे में आपको बता रहा होता है कि इस चैप्टर में आप क्या सीखने जा रहे हैं। एग्जामिनेबिलिटी ऑफ द चैप्टर, अच्छा ओवरव्यू आपने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ना है
एग्जामिनेबिलिटी ऑफ चैप्टर आपने चैप्टर के एंड पे पढ़ना है। एग्जामिनेबिलिटी आपको ये बताएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ अहम है। क्या इस चैप्टर में आई कि आप ज़्यादातर केस स्टडी वाला क्वेश्चन पूछता है या रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन पूछता है। अगर रिप्रोडक्शन वाला फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछता है तो उसमें ज़्यादा फेवरेट उसका टॉपिक कौन सा होता है, ये एग्जामिनेबिलिटी है। तो एग्जामिनेबिलिटी भी आप एंड पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए इस चैप्टर में आई कैप जब क्वेश्चन बनाएगा क्या एक्सपेक्टेड है, केस स्टडी या रिप्रोडक्शन, और किस कंसेप्ट में से एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोई कंसेप्ट अगर हाईलाइट किया गया सिर्फ उसी को तैयार करें। आई कैप याद रखें, सिंपल असूल है आई कैप का, और आई कैप इसको फॉलो भी करता है कि किसी भी चैप्टर में से कोई सा भी कंसेप्ट टेस्ट कर सकता है। आई कैप किसी भी चैप्टर में से कोई सा भी कंसेप्ट टेस्ट कर सकता है, चाहे वो आप अहम समझे या ना समझे। फिर इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव चलेंगे वन बाय वन। जिस तरतीब से ऊपर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4 5 थे उसी तरतीब से नीचे डिस्कस होंगे। पहले 1 फिर 2 3 4 5 कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है। ये मेन हेडिंग है, इसके नीचे डिफरेंट कंसेप्ट है। बोल्ड है, फिर उसके बाद अंडरलाइन किया गया है। बोल्ड है, उसके बाद इसको अंडरलाइन किया गया है। ये इस तरीके से बाज़ औक़ात एक कंसेप्ट बड़ा होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। तो ये समझ लीजिए ये बोल्ड करके जो अंडरलाइन किया गया है ना, ये एक छोटा कंसेप्ट है। ये आगे डिस्कस होते रहते हैं, ये चलते रहेंगे आगे। ठीक है जी। जब ये कंप्लीट हो गया इसके बाद एंड पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा जो आपने अटेम्प्ट करना है। ये आपको जब डेली होम असाइनमेंट दी जाएगी उसमें भी मेंशन कर दिया जाएगा, ये आपने रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे हमने वो उठाए हैं जो आई कैप की बुक में मौजूद हैं। लेकिन याद रखें आई कैप की बुक के अलावा भी बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पास्ट पेपर्स में हैं, आई कैप की बुक में नहीं है। मुझे बताइए अगर कोई क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में टेस्ट हुए आई कैप की बुक में नहीं है, क्या हमें वो प्रैक्टिस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? बिल्कुल प्रैक्टिस करने चाहिए। और उन क्वेश्चंस के लिए अलहदा से हमने एक वॉल्यूम 2 बनाया हुआ है जिसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आई कैप की बुक में नहीं है लेकिन फर्दर प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। फर्दर प्रैक्टिस का सोर्स है। जाहिर है जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका पास होने का चांस बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए वॉल्यूम 2 भी है, आपने वॉल्यूम 2 लाजमी करना है, आपके लिए ऑप्शनल नहीं है। वॉल्यूम 1 इन इटसेल्फ आई कैप की पूरी बुक कवर करता है। वॉल्यूम 1 आई कैप की पूरी बुक कवर करता है, सारे चैप्टर्स उसमें इंक्लूडेड है। देखिए हर टीचर की ना किताब बनाने की अपनी तरतीब होती है, अपना स्टाइल होता है। ठीक है, जैसे कुछ दूसरे टीचर हो सकता है कि वो जो टोटल बुक में फ़र्ज़ कीजिए 15 चैप्टर्स हैं तो बुक के 2 वॉल्यूम बनाएं, 8 चैप्टर वॉल्यूम 1 में हो, 7 चैप्टर वॉल्यूम 2 में हो, उनका अपना स्टाइल है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा स्टाइल क्या होता है कि मैं ये करता हूँ कि सारे वॉल्यूम 1 में आई कैप की सारी चीज़ें शामिल होती हैं। वॉल्यूम 1 इन इटसेल्फ एक कंप्लीट पैकेज होता है। आई कैप का सारे चैप्टर्स उसमें शामिल होते हैं। वॉल्यूम 2 में कंसेप्ट नया नहीं होता लेकिन प्रैक्टिस एडिशनल होती है। इसलिए कि आई कैप का क्वेश्चन केस स्टडीज़ वगैरह खास तौर पर अटैम्प्ट करने के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर है। और बहुत से कंसेप्ट ऐसे, कुछ कंसेप्ट ऐसे भी हैं जो कि आई कैप की सिलेबस में है लेकिन आई कैप की बुक में उसका क्वेश्चन मौजूद नहीं है, पास्ट पेपर्स में है। ठीक है, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, जो भी लेटेस्ट अटेम्प्ट हुई है आपको आई कैप की बुक में, लेटेस्ट अटेम्प्ट आई कैप की बुक में इसका कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या है, हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए कि करने चाहिए? एक छोटी सी एग्जांपल है, करने चाहिए। तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन? वो हमने वॉल्यूम 2 में डाले। तो वॉल्यूम 2 में भी आपको उसको प्रैक्टिस करना है। अगर आप वॉल्यूम 2 बाय नहीं करना चाहते ना कीजिए, फिर आई कैप की वेबसाइट के ऊपर पास्ट पेपर्स मौजूद हैं, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एडिशनल प्रैक्टिस है, करना ज़रूरी है। अच्छा, आई कैप की बुक में जो स्टडी टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चंस हैं वो 2 तरह के हैं। एक वो क्वेश्चन है जो आई कैप ने पास्ट पेपर से उठा के कॉपी किए हैं, पास्ट पेपर से उठा के इंक्लूड किए हैं, और दूसरे वो क्वेश्चंस हैं जो आई कैप ने एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको बताए हैं। एग्जाम्पल्स इतनी ज़्यादा अहम नहीं होती, कंसेप्ट समझने के लिए ठीक है, बस उसके बाद ख़त्म। ज़्यादा फोकस हमने उन क्वेश्चंस के ऊपर करना है जो आई कैप के पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं। करेंगे सारे, आपने रिटन फॉर्म में भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन खास तौर पे जो आई कैप के पास्ट पेपर के क्वेश्चन होंगे उनकी प्रेजेंटेशन के ऊपर खसूसी तवज्जो देनी है। यानी जो मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा ना केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो जो आई कैप की एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उनको अगर आप जल्दी जल्दी भी कर लें, उस टेक्निक को फॉलो किए बगैर वो चलेगा जो एग्जाम्पल्स है।
लेकिन जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन है वो एक एक क्वेश्चन आपने उसी तरीके से करना है जिस तरीके से टेक्निक मैं आपको समझाऊंगा। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन आई कैप का पास्ट पेपर का है और कौन सा आई कैप की सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल है कंसेप्ट समझाने के लिए? आपने एंड पे देखना है। अगर तो ये लिखा हुआ है ना आई कैप बुक चैप्टर 1, ये रेफरेंस बता रहा है कि ये क्वेश्चन चैप्टर 1 में शामिल है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल का मतलब है सिर्फ एग्जाम्पल है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नहीं है। जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन होगा ना उसके आगे मेंशन होगा कि ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। अगर कोई आता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, नहीं है इसमें, हाँ ये आ गया, ये आ गया, ये देखिए। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 फॉर एग्जाम्पल, ये आई कैप की बुक में भी शामिल है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 जो आई के पास्ट पेपर का क्वेश्चन होता है आई कैप इसको बोलता है प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन नहीं होता आई कैप उसको बोलता है एग्जाम्पल है। तो ये आई प्रैक्टिस क्वेश्चन है पास्ट पेपर का और साथ ही हमने ये अटेम्प्ट भी लिख दिया। इससे आपको पता चल गया कि ये आई कैप के पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। किस अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ जी? ये ऑटम 2019 में। ऑटम 29 का पेपर डाउनलोड करें अगर आई कैप की वेबसाइट से, उसमें कौन सा क्वेश्चन होगा? ये क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। क्लियर जी? तो इस तरीके से आपको एग्जांपल से मिलेगी पास्ट पेपर के। ये वाले पास्ट पेपर के क्वेश्चन आपने खास तौर पे ध्यान से करने हैं। ये जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन नहीं है ना, एग्जांपल है, ये अगर आप सिर्फ समझ लिया और थोड़ा बहुत रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट कर लिया, 2-4 लाइंस में जैसे तैसे समझ आई वैसे कर लिया, वो फिर भी ठीक है। इसमें हमारा मकसद सिर्फ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना होगा। इसमें हमारा मकसद कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है प्लस उसको एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रेजेंट करना है। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रेजेंट करना भी अहम होता है। सिर्फ कंसेप्ट अहम नहीं है, प्रेजेंटेशन भी है। वो जो शेफ होते हैं टीवी वगैरह पे, वो जो खाना सिखाते हैं, क्या ये कहते हैं बस खाना मज़ेदार होना चाहिए या प्रेजेंटेशन? रोज़ा ठीक है भाई, इफ्तारी भी तो करेंगे ना। या वो प्रेजेंटेशन भी सिखाते हैं आपको, प्रेजेंटेशन भी सिखाते हैं। तो उसी तरीके से याद रखें, हमने भी केस स्टडी या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए सिर्फ ये नहीं है कि कंसेप्ट जैसा है फिट कर देना है, बल्कि उसको प्रेजेंट करने का तरीका है। तो हमने जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे वो सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना, उसको तरीके सलीके से प्रेजेंट भी करना है। अब वो प्रेजेंट करने का तरीका सलीका मैं आपको सिखाऊंगा, आपने उसको फॉलो करते रहना है। इसमें जैसे मर्जी करें, रिटन फॉर्म में करना जरूरी है, जैसे मर्जी करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही कंसेप्ट होना चाहिए। इसमें आपका कंसेप्ट भी सही होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन भी ठीक होनी चाहिए। आई कैप वाले क्वेश्चन में याद रखिएगा। वापस आते हैं जी। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई जो फ़र्क होती है, डिफरेंट टीचर्स की अपनी अपनी तरतीब है। एक तो मैंने आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का फ़र्क बता दिया। अच्छा, एक फ़र्क और बता दूं, ब्रैकेट्स का और स्टडी टिप्स का, ये बॉक्स वगैरह का। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको बुक में चलते हुए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ब्रैकेट्स में नज़र आ रही होते हैं। जैसे कंसेप्ट चल रहा है, आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है, ऐसा ही है। क्या ये ब्रैकेट में जो कंसेप्ट लिखा हुआ है आपके लिए इसको याद करना ज़रूरी है कंसेप्ट को कवर करते हुए? ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, बाज़ औक़ात कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कि इस तरीके से कुछ बॉक्स वगैरह में दिए गए होते हैं। जैसे ये बॉक्स बना के दे दिया गया है, क्या बॉक्स के अंदर जो कंसेप्ट है वो उसको याद करना ज़रूरी है? देखिए, टीचर की अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है। कुछ टीचर्स बॉक्स या ब्रैकेट उस वक्त यूज़ करते हैं जब उन्होंने कोई एडिशनल या ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन देनी हो। मेरी आदत है, मैं बॉक्स को उस वक्त यूज़ करता हूँ जब मैंने ज़्यादा अहम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होती है। उस इंफॉर्मेशन को बाकी की इंफॉर्मेशन से जब ज़्यादा प्रोमिनेंट करना होता है तो उस प्रोमिनेंस के लिए मैं ये बॉक्सेस वगैरह यूज़ करता हूँ। तो याद रखिए, जो भी इंफॉर्मेशन बॉक्स में या ब्रैकेट में मौजूद है वो आपने याद करनी है, वो भी आपने याद करनी है, सिलेबस का हिस्सा है, उसको छोड़ना नहीं है। बल्कि जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन होती है ना वो ज़्यादा अहम है, रूटीन की इंफॉर्मेशन से ज़्यादा अहम है बॉक्स वाली इंफॉर्मेशन, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव आया, कंसेप्ट आ गए। स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव आया, कंसेप्ट आए, बॉक्स आया। इसको याद करना है कि नहीं? ये जो इंफॉर्मेशन है, हाँ याद करना है ये, बल्कि ज़्यादा अहम है, ज़्यादा अहम है। फिर इसके बाद आगे चलते रहे, ये बुक स्ट्रक्चर, हेडिंग, कंसेप्ट, ठीक हो गया ये सारा।
एंड पे आ जाते हैं। अब एंड जब हो जाएगा, सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो गए, एंड पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये आई कैप की बुक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके अलावा एडिशनल प्रैक्टिस भी मौजूद है, वो आपको वॉल्यूम 2 में मिलेगी। क्योंकि हमारे सिलेबस में एमसीक्यूज भी हैं, इसलिए हर चैप्टर के एंड पे आपको एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस दी गई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के बाद इन एमसीक्यूज का आंसर भी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर होगा 1 2 3, करेक्ट ऑप्शन है और उसकी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन एग्जाम में याद रखिएगा, आपने एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं लिखनी होती। एग्जाम में सिर्फ आपने ये वाला हिस्सा प्रेजेंट करना होता है एमसीक्यूज में। आपने कैफ 4 में भी सीखा होगा ये वाला। आगे एक्सप्लेनेशन या स्टेटमेंट नहीं लिखनी होती, ये आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्रेजेंट की जाती है कि आपको पता चल जाए एमसीक्यूज जो है इसमें क्या है। जैसे अगर आप आई कैप के पास पेपर के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, उसमें बाज़ औक़ात वो कुछ कैलकुलेशन करवाता है, तो कैलकुलेशन के बाद उसने 4 ऑप्शन दिए ना फॉर एग्जांपल, तो एक ऑप्शन उसने ठीक बता दी, ये ठीक है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन कैसे हुई, उसकी वर्किंग शो नहीं हो रही होती। तो स्टूडेंट तो ज़ाहिर चाह रहा होता है कि सर हमें बताएं, आंसर तो ये ठीक है लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे आई समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे फिर उसकी कैलकुलेशन बताई जाती है, ठीक है, जो शायद आई कैप के सोल्यूशन में ना हो। और इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ कंसेप्ट्स भी ऐसे होते हैं जो कि एक्सप्लेन करना ज़रूरी होती है, तो इसके लिए ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एग्जाम में रिक्वायर्ड नहीं होता ये वाला हिस्सा, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखने हैं। फिर इसके बाद सोल्यूशन आता है जी। सोल्यूशन में उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, उसके आगे नीचे सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर उसके आगे सोल्यूशन, ये चलते जाएंगे ऐसे, क्वेश्चन नंबर उसके आगे सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 11 सोल्यूशन, ठीक है जी, ये एंड तक। अच्छा, इसमें जो जिस चीज़ को मैं आपको एम्फसाइज करवाना चाह रहा हूँ वो है 2 चीज़ें। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ कोई और क्वेश्चन भी देखते हैं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 11, इसका सॉल्यूशन है, एग्जामिनर कमेंट्स भी है, एग्जामिनर कमेंट्स के साथ मार्किंग प्लान भी है। आप में से कितने स्टूडेंट्स को पता है एग्जामिनर कमेंट्स क्या चीज़ है, ज़रा हाथ उठाइए। और कितने स्टूडेंट्स को पता है मार्किंग प्लान क्या चीज़ है। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आई कैप का जब भी कोई पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम भी देखते हैं। ये बहुत कम। देखिए, ये है नॉलेज होना और चीज़ है, अमल करना और चीज़ है। फ़ायदा कब होता है, अमल करने में। तो आपने कैफ 7 पे लाजमी तौर पे और बाकी सब्जेक्ट्स में भी रिकमेंडेड है, पास पेपर का जब कभी क्वेश्चन करें, आपने आप स्टूडेंट है ना, आपको ये लग रहा होता है सोल्यूशन सबसे ज़्यादा अहम है। मैं टीचर हूँ, मुझे अंदाज़ा है सोल्यूशन सबसे ज़्यादा अहम नहीं है, सबसे ज़्यादा अहम है एग्जामिनर कमेंट्स। सोल्यूशन क्वेश्चन पेपर क्या है, आई कैप ने जो टेस्ट किया, सोल्यूशन क्या है, आई कैप जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टूडेंट इस तरह का जवाब दे। लेकिन आई कैप का जो जैसी सोल्यूशन है, क्या हमारे लिए एग्जैक्टली उसी के मुताबिक आंसर करना लाजमी है? बताइए, क्या लाजमी है? और लाजमी नहीं है। अल्फाज डिफरेंट हो सकते हैं, कंसेप्ट सेम होना चाहिए। फिर सोल्यूशन के बाद चीज़ आती है एग्जामिनर कमेंट्स। एग्जामिनर कमेंट्स मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा यूजफुल रिसोर्स है जो आई कैप आपके साथ शेयर करता है। एग्जामिनर कमेंट्स क्या होते हैं, जो आपके सीनियर्स ने जिन्होंने पेपर दिए हैं, उन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए क्या गलतियाँ की, ये वो है। अक्सर ऐसा होगा कि जब आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे ना और कंपेयर करेंगे, मोर देन 50% केसेस में ऐसा होगा, आपको लगेगा ये मेरी बात कर रहा है, ये वाली गलती तो मैंने भी की है। तो जब कभी ऐसा लगे आपको ये गलती जो वो कह रहा है मैंने भी किया, आपने फौरन अपने आप से वादा करना है कि आइंदा ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया तो ये गलती मैं नहीं करूँगा। एग्जामिनर कमेंट्स वो गलतियां हैं जो आपके सीनियर्स ने की हैं और आपने हरगिज़ वो नहीं करने, ठीक है जी। तो ये एग्जामिनर कमेंट्स किधर है जी, ये एग्जामिनर कमेंट्स आ गए, ठीक है। आगे ये अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, समझ नहीं आएंगे आपको क्या कह रहा है, पढ़ने की कोशिश ना करें, सिर्फ ये देखें कि एक चीज़ मौजूद है। एग्जामिनर कमेंट्स आ गए। एग्जामिनर कमेंट्स के बाद नेक्स्ट है मार्किंग प्लान। मार्किंग प्लान वो बता रहा होता है कि मैंने किस चीज़ को देख के नंबर लिए। अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहते हैं सर क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें पता नहीं चलता क्या लिखना है, कितना लिखना है। तो जो मार्किंग प्लान होती है ना एग्जामिनर कमेंट्स के बाद, मार्किंग प्लान से हमें पता चलता है कि आई कैप किस चीज़ को देख के नंबर देता है।
जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने एक डेफिनेशन लिखनी है, उस डेफिनेशन में 50 अल्फाज हैं, लेकिन आपके लिए तो सारे अल्फाज एक जैसे अहम होंगे, लेकिन मुझे पता है इस डेफिनेशन में 5 अल्फाज ऐसे हैं जो बाकियों से ज़्यादा अहम है। ये अगर मौजूद हो ना तो डेफिनेशन सही समझी जाती है। आई कैप उनको देख के मार्क्स दे रहा होता है। तो आपके पूरे सोल्यूशन में आपने अगर 3 पैराग्राफ में उस सोल्यूशन को प्रेजेंट किया है, आई कैप ने उसमें कौन कौन सा पॉइंट देख के मार्क्स दिए हैं, कौन सा पॉइंट देख के मार्क्स दिए हैं, ये आपको मार्किंग प्लान में चलेगा। मार्किंग प्लान असल में फर्क होता है कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि टारगेट पे। ये आपको बताता है कि टारगेट क्या था जिसको हिट करना था आपने अपने सॉल्यूशन में। अगर उस टारगेट को हिट किया आपको नंबर मिलेगा, टारगेट को हिट नहीं किया, दाएं बाएं घूमते रहे, जितनी मर्जी बातें करते रहे, आपको नंबर आई कैप नहीं देगा। आई कैप रेलिवेंट कंसेप्ट के मार्क्स देता है, लेंथ ऑफ द आंसर देख के मार्क्स हरगिज नहीं देता। तो ये मार्किंग प्लान जरूर, और ख़ास तौर पे सबसे अहम एग्जामिनर कमेंट्स। अगर आई कैप कहे ना हमसे कि क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन एग्जामिनर कमेंट्स मार्किंग स्कीम 4 चीज़ें हैं, बोले एक चीज़ इसमें से सिलेक्ट करें, क्या करनी है, तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, एग्जामिनर कमेंट्स। इससे पता चलता है स्टूडेंट्स क्या गलतियां कर रहे हैं और हमने किस चीज़ के ऊपर काबू पाना है। इंप्रूवमेंट करनी हो ना तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं होता क्या सही कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट करनी हो तो ये जानना ज़रूरी है क्या गलत कर रहे हैं। एग्जामिनर कमेंट्स आपको बताता है आप लोग क्या गलत कर रहे हैं। भाई क्लियर होगी ये बात? अच्छा, फिर इसके बाद सिर्फ एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं। एक मेथड कहलाता है बायोनिक रीडिंग मेथड। वो क्या है, ये हमने कोशिश किया है कि ये बुक जो स्ट्रक्चर हो ना उसके मुताबिक हो। आई कैप की बुक उसके मुताबिक नहीं, आई कैप की बुक में एग्जामिनर कमेंट्स भी नहीं है, आई कैप की बुक्स में मार्किंग प्लान भी नहीं है, क्वेश्चन है और सोल्यूशन है। वो क्या है कि जब आप कोई कंसेप्ट को पढ़ रहे होते हैं ना तो आपको शायद अंदाज़ा नहीं होता कि इस कंसेप्ट में सबसे अहम लफ्ज़ कौन सा है। हम ना पावर वर्ड जिसको हम बोलते हैं शाबाश, तो यहाँ पे की वर्ड बिल्कुल। तो हमने जो इसको हर कंसेप्ट के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको बोल्ड कर दिया। आपको नज़र आ रहा होगा ये रूटीन के फॉन्ट साइज में चल रहा है, ये बोल्ड है लफ्ज़, रूटीन का बोल्ड है, ये आगे रूटीन का ये बोल्ड, कुछ अल्फाज बोल्ड है। इनका मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए ये ज़्यादा अहम लफ्ज़ है, बाकी डेफिनेशन में आगे पीछे वाली चीज़ें चाहे भूल जाए, अपनी तरफ से भी लिख दें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोशिश करना है जितना हतल इम्कान हो सके बुक की वर्डिंग के मुताबिक ही चले तो बेहतर है। लेकिन ख़ास तौर पे ये जो बोल्ड वाले अल्फाज है ये आपने कोशिश करनी है कि इनको आपने चेंज नहीं करना। और ये जब आप रिवीजन फेज पे जाएंगे ना, रिवीजन, उस वक्त आपको अंदाज़ा होगा कि आप सिर्फ अगर बोल्ड वर्ड्स को ही रिवाइज करते जाएं आपका कंसेप्ट सारा रिवाइज हो जाएगा। ये ज़्यादा अहम होते हैं, क्विक रिवीजन के लिए ज़रूरी होते हैं कि आप सिर्फ इन अल्फाज को चलते जाएँ, पढ़ते जाएँ, कंसेप्ट रिवाइज होता जाता है। ठीक है, ये पहली दफ़ा रीडिंग करते हुए शायद आपको इतने काम के ना लगे ये अल्फाज, लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे होंगे उस वक्त आपको अंदाज़ा होगा कि ये यूज़फुल है। ठीक, चलिए ये तो था हमारा हमारी वाली बुक का स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट में मैंने आपके साथ मेंशन किया कि अगर आप कोई कंसेप्ट हमने यहाँ से याद कर लिया, अब आप देखना चाहते हैं आई कैप ने अपनी बुक में क्या यही बातें की हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उसने ज़्यादा बातें की हों और यहाँ पे कम है, उसने कोई डिफरेंट कंसेप्ट बता दिया हो, एडिशनल कंसेप्ट हो जो कि इसमें नहीं है। तो अगर कोई एडिशनल कंसेप्ट आप ढूंढना चाहते हैं क्या करें, यहाँ पे क्या करें, आई कैप के चैप्टर 1 पे जाएं और उसमें सेक्शन 1 पे जाएं। कैसे जाएंगे, ये है आई कैप की बुक, आई कैप की वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मैं आपके ग्रुप में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे जाइए, लेफ्ट साइड पे क्लिक कीजिए, ये क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, चैप्टर 1 2 3 4 5 6। हमने किस चैप्टर में जाना जी, चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 के बाद यहाँ पे इस चैप्टर के ये सारे सेक्शन लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये यहाँ पे भी नीचे है, ये सेक्शन 1 है। फिर इसके बाद ये जो है ना ये सब सेक्शन है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1.1। फिर इसके बाद आगे चलते जाएं, आगे चलते जाएं, चल रहा है ये सब सेक्शन 1.2 आ गया, सब सेक्शन 1.3 आ गया, चलते जाएं। इस तरीके से जब सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेक्शन 2 शुरू हो गया, फिर सब सेक्शन 2.1, फिर सब सेक्शन 2.2, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। अब अगर तो किसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पूरा सेक्शन अहम है ना
तो याद रखें मैं उसमें सिर्फ इतना लिखूंगा सेक्शन 1, आई कैप की बुक के आगे सेक्शन 1 अपने हमारे बुक होगी, ये नहीं लिखूंगा सेक्शन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1. सारा नहीं लिखूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा सेक्शन 1। इसका मतलब क्या है, सेक्शन 1 सारे का सारा शामिल है। आपने अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ लिया है, आई कैप की बुक को पढ़ना चाहते हैं, जाके सेक्शन 1 सारे का सारा पढ़ लीजिए। लेकिन सम टाइम ऐसा होगा कि सेक्शन 1 में सिर्फ 1.2 और 1.3 अहम है, तो वहां पे फिर मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के आगे क्या लिखा होगा, 1.2, 1.3। चैप्टर 1 पे जाइए, 1.2 पढ़िए, 1.3 पढ़िए, सिर्फ, बाकी और कोई चीज नहीं पढ़नी, वो इररेलेवेंट होगी, वो किसी दूसरे कंसेप्ट से रिलेट करती है। जी कुछ समझ आई आपको? तो अच्छा मुझे बताइए, अगर हम अपनी बुक पढ़ रहे हैं, उसमें चैप्टर 3 है हमारी ऑथर बुक के मुताबिक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 है, उसके आगे लिखा हुआ है चैप्टर 3, आई कैप रेफरेंस में चैप्टर 3, और आगे रेफरेंस लिखा हुआ है 2.1 एंड 3.4। इसका क्या मतलब है कि चैप्टर 3 में जाके सेक्शन 2 में जाइए, सब सेक्शन 1, और फिर इसी तरह सेक्शन 3 में जाइए और सब सेक्शन 4 होगा उसका। क्लियर हुआ ये लिंक? अब क्या अगर आप हमारी वाली बुक में से कोई कंसेप्ट स्टडी करते हैं, तो फिर उसके बाद अगर आई कैप की बुक से आपने पढ़ना है, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं आपको जरूर पढ़ना चाहिए, रीडिंग उधर से कर ले, याद नहीं करना, आई कैप की बुक से याद नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन रीड जरूर कर लीजिएगा इंश्योर करने के लिए कि कंसेप्ट सारे कंप्लीट हो चुके हों। तो अब आप हमारी बुक से आई कैप की बुक पे जाके रेफरेंस ढूंढ सकते हैं कि ये कंसेप्ट आई कैप की बुक में किस जगह पे इस्तेमाल हुआ है। हाँ शाबाश, वहां पे आपको अगर कोई एक लफ्ज भी ऐसा नजर आता है ना जो मुश्किल है और आपने नहीं पढ़ा या इसमें शामिल नहीं है, आपने मुझे बताना जरूर है, फिर उसके बाद मैं आगे आपको खुद एक्सप्लेन करूंगा। सम टाइम डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, सम टाइम नहीं करना होगा, सम टाइम शायद इग्नोर करना हो, वो मैं आपको फिर उसकी रीजन बता दूंगा। जी ये क्लियर? भाई सुन ले यार कार, तेरी मेहरबानी। जी यहाँ पे चेक पॉइंट, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए अब हम चलते हैं अपने कंसेप्ट्स की तरफ। कंपनी लॉ का पहला कंसेप्ट स्टडी करते हैं, जो कि बेसिकली डेफिनेशन है एक कंपनी की। कंपनी के हमारी जो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो 3 होती हैं पूरी दुनिया में। 3 तरह के अमूमी तौर पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बिजनेस कर रही होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी है। समटाइम कुछ और अदर एग्जांपल्स भी होते हैं जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, लेकिन कॉमन एग्जांपल्स ये हैं जो कि प्रॉफिट पर्पस के लिए बिजनेस कर रही होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। और चूँकि हर बिजनेस को कानून के मुताबिक चलना चाहिए, इसीलिए हर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ लॉज एप्लीकेबल हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस पे जो लॉज एप्लीकेबल थे वो आप कैफ 4 बिजनेस लॉ में स्टडी कर चुके हैं। अब कैफ 7 कंपनी लॉ में आप क्या स्टडी करेंगे कि जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे लॉज एप्लीकेबल हैं वो कौन कौन से हैं। कैफ 7 में क्या स्टडी करेंगे आप, किसी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं उनको स्टडी करेंगे। तो बेसिकली इसीलिए इसका नाम भी कंपनी लॉ है, यानी वो लॉ जो कंपनी पे अप्लाई होता है। ठीक है, और लॉज के बारे में आपने स्टडी किया होगा कि लॉ जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो कंपनी लॉ एप्लीकेबल है ना इस वक्त, वो है कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है, और इससे पहले जो कंपनी लॉ एप्लीकेबल होता था 2017 से पहले, क्या पाकिस्तान में कंपनीज नहीं होती थी? होती थी। तो वो किस कानून के मुताबिक चलती थी? वो कानून होता था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। 1980 और इवन उससे भी पहले 1984 से पहले भी तो कंपनीज होती थी। तो उससे पहले कंपनी लॉ कौन सा एप्लीकेबल होता था? कौन से वाला लॉ कंपनीज पे एप्लीकेबल होता था? उससे पहले होता था कंपनीज एक्ट, गालबन है 1912 है, 1930 1913, हाँ जी 1913 है। 1913 ये कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल
था। तो ये बेसिकली कंपनी लॉ जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कंपनी लॉज कितने हैं टोटल पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो वो आप जब कंपनी लॉ की डेफिनेशन पूछे तो आप उसमें उसको तीनों बताएंगे, कंपनीज एक्ट 1930 भी, 1984 भी और 2017 भी। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में करंटली एप्लीकेबल है लॉ, वो कंपनीज एक्ट 2017 है। ठीक है जी। तो ये तो आपको पता, हल्का सा कंसेप्ट दे दिया हमने कंपनी लॉ का। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, कंपनी देखिए इसके ऊपर जो लॉज एप्लीकेबल हैं वो तो बाद में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सा लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन सबसे पहले हम कंपनी को समझ लेते हैं कि कंपनी क्या है। जो इसकी एक होती है इसकी लीगल डेफिनेशन कंसेप्ट्स की, एक होती है कंसेप्चुअल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन अमूमी तौर पे कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए काफ़ी नहीं होती। कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए हमें सिंपल वर्ड्स में उसको समझना होता है। जब सिंपल वर्ड में समझ आए फिर उसकी लीगल डेफिनेशन को समझना होता है, क्योंकि जब कोर्ट वगैरह में केसेस चलते हैं ना, उस वक्त लीगल डेफिनेशन को ही एनालाइज किया जाता है, सामने रखा जाता है। लेकिन लीगल डेफिनेशन समटाइम सफिशिएंट नहीं होती कंसेप्ट को समझने के लिए। जैसे लीगली जो कंपनी की डेफिनेशन है ना, वो ये है कि वो वाली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज होती हैं जो अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड हो, जो अंडर कंपनी लॉ रजिस्टर्ड हो। लीगली ये डेफिनेशन ठीक है कि भाई जो पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक बिजनेस रजिस्टर्ड होगा वो पार्टनरशिप है, वो कंपनी थोड़ा ही है। और जो कंपनी लॉ के मुताबिक यानी कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक आजकल रजिस्टर्ड है बिजनेस, वो कंपनी होगा, वो पार्टनरशिप थोड़ा ही होगा। तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कह देना कि कंपनी का मतलब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, इससे उसकी कंसेप्चुअल उसका कंसेप्ट क्लियर होना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए हम पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए समझते हैं कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। लेकिन पहले मैं ये देखना चाहता हूं, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का कंसेप्ट आपको याद है जो कैफ 4 में स्टडी किया था? क्योंकि हम इन कंसेप्ट को फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में मुझे बताइए मैक्सिमम कितने मेंबर ओनर होते थे? एक पार्टनरशिप में कितने ओनर हुआ करते थे? कम से कम 2 और मैक्सिमम 20 बैंकिंग बिजनेस में शायद 10 होते थे, 10 होते थे, और प्रोफेशनल में एक्सेप्शन होती थी 20 से ज्यादा भी। बिल्कुल ठीक है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, कंपनी का कंसेप्ट उस वक्त आया जब मशीनरी ईजाद हुई, आज से तकरीबन 150-200 साल पहले। क्योंकि जैसे ही मशीनरी ईजाद हुई जो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ा वो ये कि मैनुअली जो काम हुआ करता था वो स्लो हुआ करता था, गलतियां ज़्यादा हुआ करती थी, और मशीन के ज़रिए से जो काम होते थे वो तेज़ होते थे, गलतियां भी कम होती थी। लेकिन मशीनरी बहुत महंगी होती थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती थी। उस वक्त अमूमी तौर पर आज से 150-200 साल पहले भी अमीर लोग होते थे, लेकिन इतने ज़्यादा अमीर नहीं होते थे जितने आजकल हैं। तो आजकल तो अगर कोई एक पर्सन, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग भी हैं कि अगर वो पूरी एयरलाइन को बाय करना चाहें वो भी ख़रीद सकते हैं। एक आधी मशीनरी क्या चीज़ है। लेकिन उस वक्त मशीनरी ज़्यादा अहम होती थी, इतनी वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं थी, तो लोगों के पास पैसा नहीं होता था। इवन 15-20 लोग मिल के भी वो मशीनरी ख़रीदने के बाज़ औक़ात काबिल नहीं होते थे। तो ज़रूरत थी किसी ऐसी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें नंबर ऑफ ओनर्स की कोई लिमिट ना हो। आज से 150-200 साल पहले सिर्फ 2 तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। फिर एक नया कंसेप्ट आया कंपनी का, जिसे जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी उसका ट्रेडिशनल नेम है, आजकल हम सिर्फ कंपनी उसके लिए वर्ड बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। कंपनी में सबसे बड़ा चेंज आया, जो सबसे बड़ा वो ये चेंज था कि इसमें नंबर ऑफ ओनर्स की तादाद की कोई लिमिट नहीं थी। जितने ज़्यादा बिजनेस के मुताबिक आपको पैसे चाहिए आप ओनर्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का कंसेप्ट आया। अच्छा, अब जो नया फॉर्म ऑफ बिजनेस इंट्रोड्यूस किया गया वो कंपनी है। अब हम वन बाय वन इसके फीचर्स को एनालाइज करेंगे।
फीचर्स को एनालाइज करें। देखिए मुझे पहले एक चीज़ बताइए, इसको कंसेप्ट समझने से पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो मौजूद तो है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते? हाँ बिल्कुल, शाबाश हवा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। वो मौजूद है, हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन मौजूद है ना, उसको महसूस कर सकते हैं। और बाज़ का तो उसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, हवा तेज़ है, हवा हल्की है, हवा ठंडी है, हवा गर्म है, ठीक है, ये उसके फीचर्स होते हैं, फीचर। इन फीचर से हमें पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। ऐसे ही एग्जैक्टली उसी तरीके से ये तो अल्लाह ताला ने क्रिएट की हुई है ना, उसी तरीके से इंसानों ने भी एक चीज़ क्रिएट की हुई है जो कि नज़र नहीं आती। वो क्या है? वो कंपनी है, नज़र नहीं आती लेकिन एग्जिस्ट करती है। और ये इसमें यूनिक चीज़ क्या, ये इंसानों ने क्रिएट की है। अच्छा, अब वो चीज़ देखिए, वो चीज़ जो नज़र आ जाए ना, एग्जिस्ट कर रही है, नज़र आ जाए, उसको समझना बहुत आसान है। आप उसको देखते हैं, आपको उसके फीचर्स के बारे में पता चल जाता है। ये हाथी आपके सामने तस्वीर दिखाई जाए, पहचान लेंगे हाथी के फीचर्स क्या है। सर बहुत भारी जानवर होता है, लंबी सी सूंड होती है, बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़े कान वगैरह वगैरह, ये उसके फीचर्स हैं। जो चीज़ नज़र आ जाए उसको समझना समझाना आसान है, लेकिन जो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती उसको समझना समझाना मुश्किल है। तो अब हम कोशिश करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ को समझने समझाने के लिए जो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन हमें नज़र नहीं आती, और वो क्या चीज़ है? कंपनी। अब हम वन बाय वन इसके कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे। इससे आपने अपने जहन में इसका एक इमेज बनाने की कोशिश करनी है कि कंपनी क्या होती होगी। अच्छा, इमेज इस तरीके से नहीं बनाना, देखिए लीगल पर्सन, क्योंकि लॉ कह रहा है ना, इमेज इस तरीके से नहीं बनाना कि इसके हाथ कैसे होंगे, पैर कैसे होंगे, इसकी शक्ल कैसे होगी, ये इमेज नहीं बनेगा। इमेज आपने बनाना है इसके फीचर्स की बेस पे कि इसमें क्या क्या खसूसियात होंगी, क्या क्या खसूसियात होंगी, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज फीचर्स ऑफ कंपनी में सेपरेट लीगल स्टेटस। सेपरेट लीगल, इसका एक अपना अलग वजूद होगा, इसको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी दूसरे के वजूद की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेपरेट लीगल स्टेटस। अब वो बड़ी पुरानी बात है, मुझे भूल गई है, लेकिन साइंस में ना कभी वो मैट्रिक में पढ़ी थी, उसमें कुछ इस तरह का एक कंसेप्ट होता था कि दुनिया में कुछ पता नहीं हशरात हैं या जानवर हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अपने सर्वाइवल के लिए वो दूसरों के वजूद पे जिंदा रहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। हाँ पैरासाइट, शाबाश, साइंस आपकी अच्छी है। बिल्कुल पैरासाइट। लेकिन याद रखिए कंपनी पैरासाइट नहीं है, इसका अपना एक सेपरेट लीगल स्टेटस है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसका अपना अलग वजूद है। लॉ इसको एक्सेप्ट भी करता है, लॉ इसको, हाँ ये अलग बात कि इसके साथ कुछ दूसरे लोग जुड़े होंगे, कनेक्टेड होंगे, लेकिन इसका अपना एक सेपरेट लीगल स्टेटस मौजूद होता है। इसके अंदर काम करने वाले लोग भी होंगे, लेकिन काम करने वाले लोग छोड़ भी जाएं, इसका अपना सेपरेट लीगल स्टेटस मौजूद रहेगा। इसके अंदर मैनेजर्स भी होंगे, इसके अंदर ओनर्स भी होंगे, इसके कस्टमर भी होंगे, इसके सप्लायर्स भी होंगे। ये ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है। लेकिन अगर सारे भी इसको छोड़ जाएं, स्टिल इसकी एग्जिस्टेंस मौजूद रहेगी। यह है सेपरेट लीगल स्टेटस। सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब क्या है? एक कंपनी का अपना सेपरेट स्टेटस होगा कानूनी तौर पे। कानूनी तौर पे इसे अपने ओनर्स के साथ, इसे अपने कस्टमर से, इसे अपने मैनेजर से अलग एंटिटी तस्वुर किया जाएगा। मिलता जुलता कंसेप्ट आप अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं, याद है? उसमें कंसेप्ट होता है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, उसमें शायद होता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें वो ये कहता है कि बिजनेस एक अलहदा एंटिटी है, उसका अलहदा वजूद है, जो उसका ओनर है वो अलहदा है। बज़ाहिर दिखने में वो काउंटिंग का कंसेप्ट है, लेकिन मिलता जुलता इससे। कहता है बज़ाहिर दिखने में आप देखें तो बिजनेस को ओनर चला रहा होता है, लगता है जो बिजनेस है वही ओनर है,
लेकिन आपको शुरू में ही एक फंडामेंटल कंसेप्ट सिखाया जाता है कि ओनर की अपनी ज़ाती ट्रांजैक्शन अलग हैं, सेपरेट हैं, और जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है वो अलग है। हम जो काउंटिंग सीखते हैं वो किसकी ट्रांजैक्शन की सीखते हैं? बिजनेस की ट्रांजैक्शन, उसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन आएगी। यह है सेपरेट, यानी बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। उसी तरह लॉ क्या कहता है? सेपरेट लीगल है, वो कहते हैं सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी, कि है ये भी कंसेप्ट वही कि सेपरेट, कि कंपनी सेपरेट है इसके ओनर से, लेकिन कैसे सेपरेट? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सेपरेट, वो कहते हैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट है। अकाउंटिंग में हम दोनों को सेपरेट करते हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसकी काउंटिंग अलग करनी है, उसकी काउंटिंग अलग करनी है। लॉ में भी हम दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसकी कानूनी हैसियत अलग है, इसकी कानूनी हैसियत अलग है, ओनर की कानूनी हैसियत अलग है, बिजनेस की कानूनी हैसियत अलग है। अगर आपने केस फाइल करना है ना, अगर कंपनी ने कोई ऐसा माल सप्लाई कर दिया आपको जो कि ठीक नहीं है, केस फाइल करना है, तो आपने डिसाइड करना होगा ओनर के खिलाफ केस फाइल करना है या कंपनी के खिलाफ केस फाइल करना है, क्योंकि दोनों सेपरेट हैं। आप ये नहीं है कि ओनर के खिलाफ केस करें और अज्यूम करें कंपनी के खिलाफ भी यही केस था, या कंपनी के खिलाफ केस करें तो कहें ओनर के खिलाफ भी यही था। नहीं, दोनों सेपरेट हैं। अगर आपने एक के खिलाफ केस करना है उसका नाम लिखेंगे, दोनों के खिलाफ भी केस कर सकते हैं, दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। इस तरह मुझे बताइए, एक कंपनी क्या अपने ओनर से सेपरेट है? ओनर से सेपरेट है। अच्छा मुझे बताइए, ओनर्स ने उस कंपनी के अंदर कैपिटल डाला 10 लाख का, और उस कैपिटल से एक प्लॉट खरीदा गया, प्रॉपर्टी खरीदी गई, वो प्रॉपर्टी किसकी है? कंपनी की या ओनर्स की? कंपनी की। शाबाश, क्योंकि वो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने ओनर से। कंपनी का अपना एनटीएन भी होता है? अपने क्या कंपनी का अपना एनटीएन भी होता है? बिल्कुल, कंपनी की अपनी टैक्स लायबिलिटी भी होती है, अपनी कंपनी ने अपनी टैक्स लायबिलिटी खुद पे करनी होती है। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट समझ आया? अच्छा चलिए मुझे एक चीज बताइए कि ये है ओनर्स, फर्ज कीजिए ए बी सी, इन्होंने मिलके एक कंपनी बनाई, कंपनी का नाम है, चले यही नाम रखते थे, ए बी सी लिमिटेड। ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है। पहला कंसेप्ट सुन लीजिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कोई नेचुरल पर्सन है? नेचुरल पर्सन किसे कहते हैं? जैसे मैं और आप, इंसान जो एग्जिस्ट करते हैं, दिखाई भी देते हैं, वो नेचुरल हैं। और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं? एग्जिस्ट करता है, दिखाई नहीं देता। कैसे पता चलेगा? नाम से, केस स्टडी के अंदर, एग्जाम में, कि ये नेचुरल पर्सन की बात कर रहा है कि आर्टिफिशियल पर्सन की बात कर रहा है? वर्ड लिमिटेड से। अगर किसी के नाम के एंड पे वर्ड लिमिटेड है तो उसका मतलब वो कंपनी है, और अगर वर्ड लिमिटेड नहीं है वो नेचुरल पर्सन है। एग्जाम में ये कंसेप्ट टेस्ट करेगा। फैसल में, फैसल ने ये काम किया और फैसल लिमिटेड ने ये काम किया, दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? फैसल नेचुरल पर्सन है, फैसल लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन है। दोनों सेम नहीं हो गए अगर वो उसका ओनर है। फैसल अगर फैसल लिमिटेड का ओनर, दोनों सेम नहीं है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट हमें यही बताता है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। एबीसी ने, तीनों ने मिलकर एबीसी लिमिटेड एक कंपनी बनाई। इस कंपनी ने आगे 3 काम किए। इससे चीजें उधार खरीदी क्रेडिटर से, डेटर्स को उधार बेची, कुछ कैश पड़ा था उससे एक लैंड बाय की। क्लियर? बताइए आप क्या कहेंगे, ये ट्रांजैक्शन किसने की है? अच्छा, कंपनी ने। अच्छा लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अब आगे मजीद कंसेप्ट, ये कंपनी के अपने हाथ पैर नहीं है। ये चल के ना किसी डेटर के पास जा सकती है और ना किसी से कैश हाथ बढ़ा के कैश वसूल कर सकती है।
इसके हाथ पैर नहीं होते। लीगल क्योंकि लीगल पर्सन है, नेचुरल पर्सन थोड़ा ही है, हाथ पैर नहीं। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, नेचुरल इंटेलिजेंस हमारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इसीलिए मिस्टर ए, बी और सी इसके अंदर मैनेजर या डायरेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं, और जो जो चीज़ें ज़रूर, जैसे कहीं से माल खरीदना हो तो मिस्टर ए वो गाड़ी पे जाता है, माल लोड करवा के वापस गोदाम में रखवाता है। किसी को माल बेचना हो मिस्टर बी जाता है और माल डिलीवर करके आता है। लैंड बाय करनी हो मिस्टर सी सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाता है। काम हो रहा है कंपनी का, लेकिन वाया नेचुरल पर्सन हो रहा है। तो क्या कहा जाएगा? अगर कंपनी ने डेटर से पैसे वसूल करने हैं, क्या कंपनी खुद वसूल कर सकती है? नहीं, उसके बिहाफ पे, उसके एजेंट के तौर पे कोई ना कोई नेचुरल पर्सन ये काम कर रहे होंगे। लेकिन याद रखें, काम नेचुरल पर्सन कर रहे होंगे, लेकिन अगर वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं ना, तो वो कंपनी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। लीगली ये समझा जाएगा कि ये काम कंपनी ही कर रही है। जैसे दिखने में क्या नजर आएगा कि मिस्टर ए गया, उसने डेटर से पैसे वसूल किए, शायद दिखने में ये नजर आए, लेकिन एक्चुअली सिचुएशन क्या होगी? लीगली हम क्या कहेंगे कि डेटर ने एबीसी लिमिटेड को पैसे अदा किए, हालांकि कंपनी का कोई एम्प्लॉय जाके पैसे वसूल करके आ रहा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई लैंडलॉर्ड है, वो किराया वसूल करने के लिए किराएदार के पास अपने किसी मुलाजिम को भेज देता है। वो किरायादार मुलाजिम बज़ाहिर लग रहा है उसने मुलाजिम को रेंट अदा किया है, लेकिन असल में वो किसको रेंट पे कर रहा होता है? मालिक मकान को। कहेगा मैंने मालिक मकान को रेंट पे किया है। तो कंपनी चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, यह खुद कहीं पे आ जा नहीं सकती, इसलिए आने जाने के लिए कुछ एम्प्लॉयज रखे गए होते हैं। वो एम्प्लॉयज इसके एजेंट होते हैं, इसके बिहाफ पे काम करते हैं। तो कंपनी को अपने बिहाफ पे काम करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज की, वर्कर की जरूरत पड़ती है। बाज़ औक़ात वो ओनर खुद ही वर्कर बन के भी काम कर रहे होते हैं अगर फारिग हो। अगर फारिग ना हो तो कुछ वर्कर्स को कंपनी अपॉइंट भी कर सकती है। ठीक है जी, कंपनी अपॉइंट भी कर सकती है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो डेटर्स हैं इनसे पैसे लीगली बताना है, किसने वसूल कर? प्रैक्टिकली नहीं, यानी बज़ाहिर क्या नजर आएगा? वो लीगली डेटर से पैसे किसने वसूल करने हैं? डेटर ने किसको पैसे देने हैं? असल में डेटर कंपनी को पैसे नहीं देंगे तो कहीं नजर ही नहीं आती, वो किसी ना किसी बंदे को ही देंगे जो कंपनी के बिहाफ पे इनके पास आएगा। लेकिन लीगली क्या है? कंपनी। इसको हम कहते हैं अ कंपनी कैन ओन एसेट्स। क्रेडिटर्स को किसने पैसे देने हैं? इन्होंने किससे पैसे लेने हैं? कंपनी से। बज़ाहिर इनके पास कोई ना कोई एम्प्लॉई आएगा चेक लेके, लेकिन लीगली कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है। इसको कहते हैं कंपनी कैन ओव लायबिलिटीज। कंपनी के अपने एसेट्स भी हो सकते हैं, लायबिलिटी भी हो सकती है, कंपनी प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है। कंपनी एग्रीमेंट कर सकती है क्या? बिल्कुल, कंपनी एग्रीमेंट भी कर सकती है, लेकिन साइन कैसे करेगी? इसके तो हाथ ही नहीं होते हैं। स्टैंप लगा देगी, स्टैंप लगाने के लिए भी हाथ जरूरी होते हैं। इसके बिहाफ पे कोई ना कोई एजेंट होगा, जो इसका डायरेक्टर होगा, मैनेजर होगा, इसका एम्प्लॉय होगा, जो कि एग्रीमेंट्स वगैरह पे साइन कर रहा होगा। तो ये पहली चीज हमने फीचर में स्टडी की, सेपरेट लीगल स्टेटस। अगर ये समझ आ गया तो समझ लीजिए कंपनी लॉ का सबसे बेसिक कंसेप्ट, अहम कंसेप्ट वो आपको समझ आ गया कि सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट नहीं, वो काउंटिंग था, इसकी काउंटिंग सेपरेट, इसकी काउंटिंग सेपरेट। सेपरेट लीगल स्टेटस, लीगल का लफ्ज आना जरूरी है। ये क्या बता रहा है कि लीगल स्टेटस कंपनी का डिफरेंट है, ओनर्स का लीगल स्टेटस डिफरेंट है। इसकी अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी,
ओनर्स की अपनी होगी। तो मुझे बताइए जो कंपनीज एक्ट अप्लाई होना है ये ओनर्स पे अप्लाई होना है या कंपनी पे? कंपनी पे। शाबाश। इसीलिए पहले कंपनी का कंसेप्ट हमने समझा, कहीं ऐसा ना हो रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट की हो और हम अप्लाई कर दें ओनर्स पे। हाँ, कुछ ना कुछ जगहों पे वो डीलिंग होती है इनकी, जैसे ओनर्स ने इसके इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इससे डिविडेंड कैसे लेना है, इसके ऊपर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जिनमें वो भी डिस्कस हो रहे थे। आपको पता है ना अकाउंटिंग में भी ऐसा होता था, आपको सिखाया जाता था ओनर की ट्रांजैक्शन लैदा है, बिजनेस की लैदा है, फिर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी आती थी जिनमें दोनों कॉमन होते थे। तो उसमें लेकिन हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटिंग कर रहे होते हैं? अगर दोनों के दरमियान में ट्रांजैक्शन हो, ओनर भी और कंपनी भी, बिजनेस भी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी आएंगी, लीगल रिक्वायरमेंट्स ऐसी आएंगी जिनमें कंपनी भी इन्वॉल्व है, ओनर भी इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें भी एप्लीकेशन हम किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? सेपरेट लीगल स्टेटस, यानी कंपनी एक पर्सन है, एक इंसान है, इंसान नहीं कहना चाहिए, बात जो भी कर ले इसको, उसका एक वजूद है लेकिन वो वजूद नजर नहीं आता। पर्सन है लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है, कहीं नजर नहीं आता। ठीक है, कंपनी इसका मतलब क्या हुआ, फिर इसकी एप्लीकेशन क्या हुई? इसकी एप्लीकेशन ये हुई कंपनी कैन ओन इट्स एसेट, कंपनी अपने एसेट्स की खुद मालिक है, खुद मालिक। अब तरतीब से में रखिएगा लीगली, ओनर्स एबीसी लिमिटेड के मालिक हैं। गौर से सुनिएगा बात, लीगल ये केस में इसने जज ने रिमार्क्स दिए थे। एबीसी तीनों एबीसी लिमिटेड को ओन करते हैं, एबीसी लिमिटेड की लैंड को ओन नहीं करते, लैंड को एबीसी लिमिटेड ओन कर रही है, एबीसी लिमिटेड को ये ओन कर रहा है। ये एबीसी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इस लैंड को सेल करने का एग्रीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इसके ओनर नहीं है। ओनर कौन है? यहां पे ए ने कहा, इन तीनों ने कहा था कोर्ट में, उसने कहा सर कंपनी तो हमारी ही है ना, तो कंपनी हमारी तो उसकी हर चीज भी हमारी। उन्होंने कहा ऐसे नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है, कंपनी तो आपकी है लेकिन कंपनी की हर चीज कंपनी की है। ठीक है, ये लीगल है, थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो लेकिन आगे चल के इसकी हम एप्लीकेशन स्टडी करेंगे डिटेल में। कंपनी इटसेल्फ इज लायबल फॉर इट्स डेट्स, क्रेडिटर को पे कर। अच्छा अब यहां पे देखें, प्रॉब्लम नहीं है, एक इसकी एप्लीकेशन। एबीसी लिमिटेड ने क्रेडिटर को पैसे देते हैं, सोच के बताइएगा, अगर एबीसी लिमिटेड किसी वजह से क्रेडिटर को पैसे ना दे पाए, क्या क्रेडिटर मिस्टर ए या बी या सी से पैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ये है सेपरेट लीगल एंटिटी। वो कहेंगे भाईजान वो आपने पैसे किसी सेपरेट पर्सन को दिए हैं और वसूली किसी सेपरेट पर्सन से करने आ गए हैं। वाह। अच्छा मुझे बताइए, कैफ 4 में तो हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनरशिप, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, कितने स्टूडेंट्स ने कैफ और बिजनेस नहीं पढ़ा हुआ? चले, जिन्होंने पढ़ा हुआ उनके लिए सिर्फ एक एडिशनल एग्जांपल दे रहा हूं कि उसमें तो पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप के कोई क्रेडिटर किसी से लोन दिया और पार्टनर वो लोन पार्टनरशिप फर्म पे नहीं कर पाती तो वो किसी भी पार्टनर से वसूली कर सकते हैं। याद है ये कंसेप्ट? लेकिन वहां पे कंसेप्ट था, यहाँ पे कंसेप्ट नहीं। किस वजह से? ये चीज। शाबाश, अब तसल्ली हुई, मुझे समझ आया। सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह। इसका मतलब है सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। ठीक है, ये बात समझ आए? कंपनी इटसेल्फ इज लायबल फॉर इट्स डेट्स, कंपनी कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी के साथ बाइंग का एग्रीमेंट करना है, सेलिंग का एग्रीमेंट करना है, किसी को हायर करना है, लैंड के एग्रीमेंट्स करने हैं। अब इस लैंड के जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ना, वो मिस्टर ए के नाम पे ट्रांसफर नहीं होंगे, एबीसी लिमिटेड के नाम पे ट्रांसफर होंगे। कुछ समझ आए?
चले आज अगर आपने सिर्फ ये एक फीचर भी पढ़ लिया ना, जो सबसे अहम फीचर है, सबसे अहम, तो भी काफ़ी है। चेक पॉइंट, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, शाबाश। हाँ, अगर क्रेडिटर कंपनी के खिलाफ केस फाइल करते हैं, क्रेडिटर को पैसे नहीं मिलते, क्रेडिटर को पता है कि ये मिस्टर ए, मिस्टर बी या मिस्टर सी से रिकवर नहीं करवा सकते, कंपनी से ही रिकवर करवाएंगे, कंपनी के खिलाफ केस फाइल करेंगे, कंपनी को डिफेंड कौन करेगा? कंपनी का एक लॉयर, कंपनी किसी लॉयर के पास जाएगी, लॉयर के साथ एग्रीमेंट करेगी कि हम आपको 5 लाख रुपया देंगे, आप ये केस हमारे बिहाफ पे लड़ें। हाँ, अगला सवाल ये था, कंपनी के हाथ पैर तो नहीं है, वो कैसे जा सकती है? कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय के थ्रू जाएगी। हर कंपनी ने एम्प्लॉयज रखे होते हैं, लॉ रिक्वायर करता है कि कंपनी का कम से कम एक एम्प्लॉय होना लाजमी है, लॉ रिक्वायर करता है कंपनी का कम से कम एक ओनर होना लाजमी है और कम से कम एक एम्प्लॉय होना लाजमी है। प्रैक्टिकली ये तो मिनिमम है ना, प्रैक्टिकली तो ऐसे भी केसेस हैं, हजारों ओनर्स होते हैं और हजारों एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दर्जे में, क्योंकि कंपनी ने कुछ काम शाम तो करने ही है, ठीक है, तो इसलिए एक एम्प्लॉय होना जरूरी है। वो एम्प्लॉय कंपनी के बिहाफ पे एग्रीमेंट्स वगैरह कर रहा होता है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, बाइंग सेलिंग सारी चीजें वो कर रहा है। क्लियर हुआ जी आंसर? और कोई क्वेश्चन? जी जी। हाँ, कंपनी की लायबिलिटी ये बाद में हम स्टडी करेंगे, कंसेप्ट बाद में स्टडी करेंगे, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा। हाँ, वैसे एक इस्लामिक प्रिंसिपल, ये जो कुछ लोगों के ख्याल में एक एडिशनल कंसेप्ट, लेक्चर खत्म हो गया, सिर्फ एडिशनल कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो कंपनी का कंसेप्ट है ये गैर शरई है। उसकी रीज़न मैं, चले यार मुझे नहीं करना, बोलना नहीं चाहिए था ये लफ्ज़, वो लहदा डिबेट शुरू है, छोड़े इसको रिवर्स कर दें, ये मेरे ये अल्फाज नहीं। हाँ, ये मैं लायबिलिटी के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। असूल ये होता है, आपने सुना ही होगा कि अगर आप किसी से कर्ज लेना तो आपने उसको अदा करना है, कर्ज माफ नहीं हो सकता, कर्ज तो शहीद को भी माफ नहीं होता। तो अगर किसी ने कोई बिजनेस के लिए कर्ज लिया हुआ है ना, तो वो उसको अदा करना है। तो मेरा लिमिटेड नॉलेज है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वही बता रहा हूं। तो शरई नुक्ता नजर से ABC लिमिटेड ये बिजनेस इनका है, इसका फायदा सारा इनको मिल रहा है। तो ये जो लोन लिया हुआ है, अगर ये कंपनी वापस नहीं भी कर पाती ना, इनकी जिम्मेदारी है वापस करें, लोन इन्होंने लिया हुआ है। और लेकिन कंपनी लॉ क्या कहता है? लॉ क्या कहता है कि अगर नहीं कंपनी पे कर सकी, सेपरेट लीगल, ये सेपरेट लीगल कंसेप्ट जो है लॉ में लिखा हुआ है, वरना आपको ये चाहे लोन लिया है, फायदा ये उठा रहे हैं, जब देने की बारी आए, भाई देखें इससे एक बिजनेस होगा, प्रॉफिट होगा, किसको जाएगा? इनको जाएगा, बैकएंड पे यही है। और जब देने की बारी आए तो सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, इसको बड़ा मिसयूज भी किया है, बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं, वो बैंक से लोन लेती हैं, वो लोन जाहिर अवाम का होता है, और बाद में अपने आप को बैंकरप्ट शो करवा के वो खुद बिरोन बाहर फॉरेन कंट्री याशी कर रहे हैं, और इधर वो जिन लोगों ने पैसे दिए थे वो डिफॉल्टर पड़े। तो इस सेपरेट लीगल एंटिटी वाले कंसेप्ट को मिसयूज भी किया जाता है। लेकिन बहरहाल हमने तो जाहिर लॉ पढ़ना है, तो जो लॉ कहेगा हम उसके मुताबिक ही सीखेंगे, ठीक है, इसके मुताबिक ही सीखेंगे। लेकिन प्रैक्टिस में आपने जो जहां पे भी जिस पोजीशन में भी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन में हो, चाहे बिजनेस एंटरप्रेन्योर की पोजीशन में हो, किसी ना किसी मुफ्ती साहब के साथ इन टच रहा करें, मामलात उनसे पूछते रहा करें कि इस सिचुएशन में हमने क्या करना है। जी मेरे भाई, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।